अस्सलाम वालेकुम। बहैसियत पाकिस्तानी हम लोग कई किस्म के इंतज़ामी मसाइल से रोज़मर्रा की बुनियादों पर गुज़रते हैं। उन इंतज़ामी मसाइल में से एक बहुत बड़ी तादाद उन मसाइल की है जिनका ताल्लुक हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ है। हमारी ब्यूरोक्रेसी डिफरेंट तरीके से काम होने या ना होने के अंदर रुकावटें पैदा करने का बायस बनती है। इसी मसले को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सर नबील इम्तियाज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था कि हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ये डिफरेंट मसाइल का शिकार है जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो मसाइल अवाम के अंदर अवाम को फेस करने पड़ते हैं। सर पहला सवाल मेरा इस हवाले से ये है कि क्या हमारा जो मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है इसका कोई कनेक्शन है ब्रिटिश रूल के साथ? क्योंकि हम लोग ब्रिटिश गुलामी कह लें जो भी हम वर्ड अब सूटेबल है इसके लिए, हम जी, उसमें काफ़ी अरसा रहे हैं। तो क्या हमारी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की रूट्स का कनेक्शन है ब्रिटिश रूल के ऑफ साथ आपके ख्याल कोर्स से? अली, ये तो डायरेक्ट लेगेसी है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी, इट इज अ लेगेसी ऑफ द कॉलोनियल एरा। और अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो यहाँ पे अंग्रेज ने तकरीबन कितने 200 साल तकरीबन रूल किया। तकरीबन और सर। पीक टाइम में अंग्रेजों की तादाद कितनी थी आपको पता है? सब कॉन्टिनेंट में टोटल अंग्रेज कितने थे? सिर्फ 5500। जी सर। 5000, 500। 5500, 5500 लोगों ने करोड़ों लोगों के ऊपर हुक्मरानी की। और वो उन्होंने की थ्रू ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, उनका हुँ। उन्होंने सिस्टम ही इस तरह उन्होंने बनाया कि जो उनके उन्होंने ट्रेन इस तरह किया कि वो लोगों को उन्होंने जिन्होंने अफसर बनाया, जैसे अफसरी उन्होंने सिखाई और उन्होंने किस तरह करके लोगों को कंट्रोल किया। अच्छा, वो मतलब उस पे हिस्ट्री में नहीं जाके बस उसी की डिटेल देख लेंगे। 47 के बाद वही लोग, वही मेंटालिटी आगे आई। और ब्यूरोक्रेसी की जो लेगेसी है वो वही है कि आज भी वो साहब बने हुए हैं। साहब जी, हैं, जी। वो उनकी उन्हें घर मिलता है, उन्हें बंगला घर तो नहीं बंगला कहते हैं, जिसमें 4 कनाल का लॉन होता है, 3 गाड़ियाँ होती हैं, ड्राइवर होते हैं, माली होता है, नौकर होते हैं। और साहब जो है वो एक बादशाह की तरह रहते हैं, क्योंकि पहले अंग्रेज इसी तरह कंट्रोल किया करते थे। जो एक इलाके का डीसी होता था, उसके पावर में वहाँ की पुलिस, वहाँ की उसकी सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, सारे वसाइल होते थे। तो दैट्स हाउ द ब्रिटिश यूज्ड टू कंट्रोल देम। अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर हमने वही सिस्टम इनहेरिट किया और हम आज भी वहीं बैठे हुए हैं। हालांकि अगर आप आज के इंग्लैंड को देखें तो वहां पे व्हाइट हॉल कहते हैं उसे, जो जी, जी। वहाँ की ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी है। और वो अब बेचारे इतने हम्बल किस्म के लोग हैं कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, जो उनका काम हुआ काम किया, और मतलब आंसरेबल टू पीपल, और वहां पर एकदम जिसे कहते हैं ना कि सबमिसिव, उल्टा जी, जी। हिसाब। और हमारे इधर डीसी तो दूर की बात है, एक बंदा एसी भी लग जाता है तो उसके आगे पीछे तो प्रोटोकॉल ही उसका खत्म नहीं होता। और एक आम आदमी ने अगर उसे मिलना होता है तो लगता है जैसे पता नहीं बादशाह सलामत से टाइम मिलने जा रहा है। फिर आगे से उनका बिहेवियर और वो मतलब क्या, और डिटेल में जाए। लेकिन बहरहाल, टू आंसर योर क्वेश्चन, colonial legacy, yes, बल्कि we are still living in the colonial era when it comes to our bureaucracy. सर, इसमें सबसे पहली जो प्रॉब्लम है ना हमारे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ दैट इज़ रेड टेपिज़्म। ये रेड टेपिज़्म जो है एक ज़रा सादा ज़ुबान में देखने वालों के लिए समझा भी दें कि रेड टेपिज़्म बेसिकली क्या चीज़ है? और दूसरा इसके जो है ना वो नुकसानात क्या हैं? काइंडली इस बारे में ज़रा बताइएगा। रेड रेड टेप देखिए, रेड टेप तो यही है कि आपकी फाइल को पहिए ना लगना। अगर आम ज़ुबान में बात करें कि आपकी आपका एक केस है, आपका एक फाइल है, वो एक टेबल पर गई है, उस टेबल पे उसने अंडे भी देने हैं, बच्चे भी देने हैं। साहब को जब टाइम मिलेगा 3 महीने बाद तो वो देखेंगे। देखने के बाद वो ऑब्जेक्शन लगाएँगे, ऑब्जेक्शन लगा के वो वापस भेजेंगे। फिर आप ऑब्जेक्शन दूर करके भेजेंगे तो फिर एक ऑब्जेक्शन ये लगेगी कि शनाख्ती कार्ड पे जो आपके अंगूठे का प्रिंट है वो सही तरह विज़िबल नहीं है, तो दोबारा शनाख्ती कार्ड बनवा के लाएँ। मतलब वो तो दैट इज रेड टेप। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी, फिर दूसरे टेबल पे फाइल जाने के लिए आपको चाय पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगर चाय पानी में थोड़ी चीनी कम हो गई है तो आपकी फाइल जो है उधर ही फंसी रहेगी, या उसमें ऑब्जेक्शंस लगते जाएंगे। लेकिन अगर आप जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीजिंग द व्हील्स, ग्रीजिंग द सिस्टम, कि अगर आप तेल देते रहेंगे तो आपकी फाइल तेजी से चलती रहेगी। अच्छा, एक तो ये एंगल है जो कि पब्लिक एंगल से, जिसे रेड टेप कहते हैं, कि चीज़ आपकी फँसती है। अच्छा, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। दूसरी तरफ प्रॉब्लम है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो डिसीजन लेने से कतराते हैं और इसमें कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी आ जाते हैं। जी, जी। होता ये है कि एक प्रोजेक्ट है, अब एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ या मिनिस्टर ने अनाउंस किया या हो गया काम। अगर उसकी सही तरह ऑडिट नहीं हुआ, उसका सही तरह काम नहीं हुआ,
तो एक जो ऑनेस्ट ऑफिसर है वो चाहेगा कि इस पर पहले इसकी पहले तफ्तीश हो जाए, पहले ऑडिट हो जाए, फीजिबिलिटी हो जाए, ताकि कल को ये मेरे गले ना पड़ जाए प्रोजेक्ट। जी, जी, जी। क्योंकि आपको पता है हमारे इधर हर कुछ साल बाद एक एंटी करप्शन ड्राइव होती है और उसमें जी ये फलाँ प्रोजेक्ट में इतनी गबन इतनी, अब उसमें पॉलिटिशियंस के साथ-साथ ही ब्यूरोक्रेट्स भी ढगले जाते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स कुछ तो जो करप्ट होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ जो बेचारे ऑनेस्ट होते हैं, जो सिर्फ़ जिनका काम होता है साइन करना, फाइल को वो करना, वो भी ढगले जाते हैं कि जी नैब का नोटिस आ गया कि आपने जी, ये जी। किया, आपने देखा। तो वो बेचारे घबरा जाते हैं कि अब वो डिसीज़न नहीं ले पाते, वो फैसला नहीं कर पाते, वो उन्हें डर लगता है कि अगर मैंने साइन कर दिया, ये प 5 अरब का प्रोजेक्ट है, कल को हुकूमत चेंज हो जाती है, नई हुकूमत आती है, इस पर कोई इंक्वायरी खुल जाती है तो मैं भी डगला जाऊँगा। तो इससे बेहतर है कि मैं अपना टाइम पास करूँ, ये फाइल इधर ही पड़े-पड़े सड़ जाए, लेकिन मैं इसे आगे वो ना करूँ। तो हमें ये भी यहाँ पर कानून की थोड़ी ज़ ऐसी ज़रूरत है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स को सिस्टमैटिकली एक इतनी प्रोटेक्शन मिले कि जहाँ पे या तो उनकी मतलब आप उन्हें उतनी ज़िम्मेदारी दें जितनी वो ले सकें। मिसाल के तौर बिल्कुल, पे बिल्कुल। एक ब्यूरोक्रेट है, अब उसके पास एक पुल का प्रोजेक्ट आया है कि जी एक पुल बनाना है। अब उसका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग का नहीं है। उसे नहीं पता किसमें कितना सरिया लगेगा, कितनी ईंटें लगेंगी, तो वो कैसे साइन करेगा उसे? उसे समझ ही कुछ नहीं आ जी, रही। सर। तो उसके लिए आप एक टेक्निकल कंसल्टेंट को लाएँ, वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हो, वो वेरीफाई करे हाँ जी, इतना ठीक है, ये सीमेंट, ये सरिया, इतना इतनी क्वांटिटी ठीक है। वो एक बार उसे सर्टिफाई कर दे तो उसपे ब्यूरोक्रेट साइन कर दे कि ठीक है जी, ये सही है। तो उसकी ज़िम्मेदारी अगर ब्यूरोक्रेट पे नहीं होगी तो फिर उसे टेंशन नहीं होगी कि कल को मेरा गिरबान जी, नहीं जी। पकड़ेंगे। मैं ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट की बात कर रहा हूँ, अगर एक ऑनेस्ट आदमी है। जी, अब जी। लेकिन फिर यहाँ पे यही सवाल होता है कि अगर वो ब्यूरोक्रेट को पता ही नहीं है कि मतलब पोल में क्या लगता है, तो फिर वो उस सीट पे कर क्या रहा है? तो जी, ये सर। क्वेश्चन दोबारा रेज़ करता है कि हमारे सीएसए सिस्टम को हमें ओवरऑल करना है कि हम हमारा जो राइट सिलेक्शन मैन प्रोसेस है, उस राइट पे जगह सवाल पे आता है। यस, सर। एग्ज़ैक्टली राइट मैन कि आप उसी जगह पे लगाएँ बंदे को जैसे आप जिसका वहाँ पर काम है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल बात आ जाती है, लेकिन पॉलिटिकल बात नहीं है मतलब अगर उस तरह से देखें हमारे जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, सारी उम्र इन्होंने रेलवे में गुज़ारी है। इनका जो जी, जी। मिनिस्ट्री रही है वो रेलवे रही है। अब एक हुँ। रेलवे के ब्यूरोक्रेट का इलेक्शन कमीशन में क्या काम है? ये एक जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको जी, कि सर। आई मीन व्हाट इज़ हिज़ जॉब ओवर देयर लेकिन य अच्छा बाहर ये नहीं होता, बाहर जो ब्यूरोक्रेट्स है ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी की जो बात करते हैं, कि जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में जाता है वहाँ पे ट्रेन होता है। यहाँ पर भी हमारी हुँ, इधर हुँ। ऐसे है सीएसएस में एग्ज़ाम में जो टॉप करते हैं उन्हें फॉरेन सर्विस में लेके जाते हैं, तो जो फॉरेन सर्विस में होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि वो सारी उम्र डिप्लोमेटिक मिशंस में रहते हैं, बाहर जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग उस तरह होती है। फिर पुलिस जी, होता सर। है, पुलिस बड़ी वेल रिस्पेक्टेड वो है, पुलिस में जाते हैं, टैक्स में जाते हैं। लेकिन ये जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में भी आपने कहा ये जो इनके जो ये पॉलिटिकल ट्रांसफर्स होते रहते हैं ना, कि फलाँ मिनिस्ट्री से उठा के इसे उधर फेंक दो, इसे उठा के उधर फेंक दो, ये जो अखाड़-पिछाड़ होती रहती है, तो इससे फिर आपकी इनएफिशिएंसीज़ आती हैं कि व्हेन यू डोंट हैव द राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो इस किस्म के फिर घपले होते हैं जो हम देखते रहते हैं हमेशा। जी, सर। आपने अभी कहा एक तो जो आपके इस आर्गुमेंट को कंक्लूड करें, पहली बात तो है कि इनके सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा-सा इश्यूज़ हैं, ठीक है। दूसरा जो है इनके जब वो काम कर रहे हैं, तो काम उनको टेक्निकल सपोर्ट जो रिक्वायर्ड है, यानी कि जिस आप पर्टिकुलर वो प्रोजेक्ट पे उनको आपने डिप्यूट किया हुआ है, उनको उस पे मुतल्लिका टेक्निकल रिक्वायरमेंट के लिए उनकी वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रॉपर टीम होनी चाहिए। 2 चीज़ सर आपने बिल्कुल कही। अली अली मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं एक चीज़ ऐड बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, एक चीज़ ऐड करूँगा। स्पेशली हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे नेगोशिएशंस होती हैं, जैसे सीपैक की नेगोशिएशन हमने फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना से करनी है, ठीक है? हुँ, या हुँ। ईरान से हमने गैस की नेगोशिएशन करनी है या कतर से हमने गैस की डील करनी है, ठीक है? इस पे नेगोशिएशन कौन करता है हमारे एंड पे? पॉलिटिशियंस आपके ख्याल में उनकी ब्यूरोक्रेट्स इतनी औकात है, वो तो नहीं कर उन्हें तो कुछ पता ही नहीं जी, होता। सर। हमारे जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अब ब्यूरोक्रेट्स जो जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि गैस की नेगोशिएशन में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है वो क्या है? या सीपैक पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना बनता है? कितने लोन पे कितनी हमें पेमेंट करनी चाहिए? मैच्योरिटी कब आएगी? इसके लिए वी बैडली नीड टेक्निकल प्रोफेशनली क्वालिफाइड कंसल्टेंट्स जो जाके जी, जी। नेगोशिएट करें। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जिन्हें पता ही कुछ नहीं होता, ये नेगोशिएट करते हैं और आप देखें हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में इश्यूज़ आते हैं। चाहे आप रेकोडिक जी, ले लें, चाहे आप सीपैक ले लें, चाहे कोई भी आप ईरान पाकिस्तान गैस का वो ले लें, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स वो भी हैं, इश्यूज़ हैं। लेकिन टेक्निकली हम हमेशा आप देखते हैं हम हमेशा फँस जाते हैं, क्योंकि हमारी जो नेगोशिएशन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट जो नेगोशिएशन करता है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट ट्रेन्ड टू नेगोशिएट दीज़ कॉम्प्लेक्स डील्स, दीज़ टेक्निकल डील्स। जी। सर एक जो लास्ट प्रॉब्लम इसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा फिर हम इनके सॉल्यूशन की तरफ आएँगे, वो भी आपसे हम उस बारे में आपका इनपुट लेंगे। कहा जाता है कि जो यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये
अफसरशाही की टर्म यूज़ की जाती है कि ये बड़े शाही अफ़सर होते हैं। इनके वो साहब वगैरह थे, एक साथ वो पुलिस की गाड़ी है, ये एक उनकी अपनी जनाब पूरा एक उनको मिली है, फ़ॉर्च्यूनर है, हमारे इलाके में तो फ़ॉर्च्यूनर ज़्यादा चलती है। फ़ॉर्च्यूनर मिली है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनका पूरा बंगलो है, जिस तरह आप पहले बता रहे थे। क्या ये जो जितनी मराहत इनको दी जाती हैं, क्या इतनी मराहत इनकी बनती हैं? एक चीज़ और अगर इनकी इतनी मराहत बनती हैं, तो अगर कोई और डिपार्टमेंट में किसी और आप कह लें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयी जो कि इसी ग्रेड पे काम कर रहा हो, जो भी उनका ग्रेड होता है, उसको इतनी मराहत क्यों नहीं मिलती? यार ये जो लफ्ज़ मरात है ना, इस पर मीडिया में भी बड़ी बात हुई है, हो रही है, और जिस दिन ये मरात मिलना बंद हो जाए ना, तो उस दिन पाकिस्तान का आधा कर्ज़ा उतर जाएगा। हमारे जी सर। ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जजेस, हमारे फौजी अफ़सरान, इन लोगों की अगर आप मरात बंद कर दें, हमें यकीन करें हमें आईएमएफ में जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि बिल्कुल। अगर इन्हें आदत हो जाए बसों में पब्लिक मतलब ट्रांसपोर्ट यूज़ करना, इन्हें अगर आदत हो जाए कि इनके बच्चे भी पब्लिक स्कूलों में पढ़ें, इन्हें अगर आदत हो जाए कि अगर ये पीआईए का सफ़र करें या रेल का सफ़र करें तो फुल टिकट दें, और इन्हें अगर आदत हो जाए कि एसी बंद करें क्योंकि बिजली का बिल जो है वो जेब से देना है, वो सरकार ने नहीं देना। तो और इन्हें भी अगर आदत हो जाए कि जी अगर मैंने बाहर जाना है तो मैंने अपनी गाड़ी में अपनी जेब से फ्यूल डलवाना है, सिर्फ़ पर्ची पे साइन ही कर देना और मेरी टैंक फुल होके आ जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है कि मरात अक्रॉस द बोर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर से ले लें, क्योंकि जो तरक्की याफ़्ता मुल्क है वहाँ पर यही है। मरात का कब कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। ये खत्म जी हो सर। जाए तो फिर तो पाकिस्तान की वही चेंज हो जाए, लेकिन ये मैं और आप सिर्फ़ बातें ही कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये खत्म ही होना चाहिए, यही कह सकते हैं। चल सर, एक लास्ट एक आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर आपके इन सब चीज़ों का जो ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज़ जो हैं, इनको अगर हमें ठीक करना है, तो आपके नज़दीक इनका क्या सॉल्यूशन है? देखें वेरी सिंपली बस 2 चीज़ें जो हमें करनी है, नंबर 1 कि हमें सीएसएस कोर्स को थोड़ा रिवैम्प करना है, उसे ज़रा टेक्निकल उस पे लेके जाना है, कि ऑलरेडी वो है, सीएसएस कोर्स हमारा बुरा नहीं है, मतलब उसमें जो सीएसपी ऑफिसर्स हमारे बनते हैं फॉरेन सर्विस और इनकी पुलिस के बड़े अच्छे उनमें वो हैं, लेकिन उसे थोड़ा बीफ अप करना है, उससे अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री जो हमारी गवर्नमेंट की फंक्शनली रिक्वायरमेंट है, उसके लिहाज से हमें उसमें टेक्निकल कंटेंट हमें ज़्यादा डालना है, ताकि हम उस लिहाज से ट्रेन्ड लोग ले सकें। नंबर 1 और नंबर 2 ये जो बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मराद को आप खत्म कर दें, तो ऑलरेडी एक जिसे कहते हैं ना कि उसमें हमारी इनएफिशिएंसीज़ और करप्शन आप देखेंगे एकदम खत्म हो जाएगी। आप बारात खत्म करके आप सैलरीज़ बढ़ाएँ, उनके पैकेजेज़ जो हैं वो कॉर्पोरेट जो बिज़नेस प्राइवेट लेवल है, उसके मुकाबले पे आप लाएँ, तो उससे क्या होगा कि काबिल आदमी वहाँ पे जाएगा, जो टेक्निकली भी क्वालिफाइड होगा और उसकी इनकम भी उतनी ही होगी, वो सैलरी उतनी ले रहा होगा जितना प्राइवेट सेक्टर में एक बंदा ले रहा है, तो वहाँ पर राइट मैन फॉर द राइट जॉब होगा। एंड जी मोस्ट सर। इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, आपने मुसलसल परफॉर्मेंस अप्रेज़ल रखनी है। एवरी जी ईयर सर। जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में होता है, आपकी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल होती है, आप डिलीवर करें, आपको तरक्की भी मिलेगी, इंक्रीमेंट भी मिलेगी। डिलीवर नहीं करते हैं तो द एग्ज़िट डोर प्रॉब्लम इज़ है। देयर, आप जा सकते हैं। ये जी पक्की सर। नौकरी का कॉन्सेप्ट खत्म करना है, कि पक्की नौकरी कोई नहीं, पेंशन कोई नहीं, पेंशन हमारे इधर बहुत बड़ा एक इश्यू हो चुका है, यूरोप तो इससे पहले बहुत पहले निकल आए, उन्होंने पेंशन को ओवरऑल कर दिया है पेंशन सिस्टम को। हमें ये पक्की नौकरी और पेंशन से हमें पेंशन माइंडसेट से हमें निकलना होगा। इस पर बल्कि हम एक और वीडियो कर लेंगे कि पेंशन माइंडसेट क्या है और हम इससे कैसे निकल सकते हैं। तो ये चीज़ें आप ठीक कर लें, तो ये सिस्टम जो है ना खुद ही ठीक हो जाएगा। जी सर, ठीक होगा। सर आपके थैंक यू फॉर दिस वैल्यूएबल इनपुट। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव जानने के लिए हमारी जो ऑडियंस है उनसे रिक्वेस्ट है कि उन्होंने 2 चैनल सब्सक्राइब करने हैं। द फर्स्ट वन इज़ वर्ड स्मार्ट एंड द सेकंड वन इज़ द एकेडमिक सेज। इन दोनों के जो लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक ऑडियंस। यू ओली, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।